अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने जितने भी कंसेप्ट्स सीखे थे अबाउट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी में बेसिकली हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस किया था, रेस्ट एनर्जी को भी डिस्कस किया था और टोटल एनर्जी को भी डिस्कस किया था। इसी तरह हमने एक रिलेशन लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। इन सारे कंसेप्ट्स को जो हमने अपने पिछले 3 लेक्चर्स में सीखे थे, उनको आज हम अप्लाई करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और जो बुक्स हमने चूज़ की हैं आज प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, जो हमारी मेन बुक है वो है सर्वे एंड जिवेट की बुक है, विच इज़ फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। और जो हमारी दूसरी बुक है वो है फिज़िक्स बाय HRK। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम सर्वे एंड जिवेट, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 37। और यहाँ पे मैं SJ लिख देता हूँ कि ये सर्वे एंड जिवेट चैप्टर नंबर जो हमारे पास है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सर्वे एंड जिवेट का हम चैप्टर नंबर 39 कर रहे हैं, और उसके बाद HRK का चैप्टर नंबर 21 है। और उसके बाद जो मेन बुक इस कोर्स में हम फॉलो कर रहे थे वो बुक थी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय रॉबर्ट क्रेजनिक। ओके, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोमेंटम दैट इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन इट्स क्लासिकल मोमेंटम। तो अगर हम इस गिवन डाटा से अपनी इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी P relativistic equals to 3 times of P classical। relativistic मोमेंटम जो था हमारे पास वो इक्वल्स टू था gamma टाइम्स mu। और क्लासिकल मोमेंटम अगर आपको याद हो तो क्लासिकल मोमेंटम होता है आपके पास m इंटू यू। गिवन कंडीशन है कि relativistic मोमेंटम इज 3 टाइम्स ऑफ क्लासिकल मोमेंटम। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास पार्ट ए में हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि v फाइंड करनी है। तो अबव इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें रिलेटिव, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो गैमा एम वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एम वी। यहाँ पे आपके पास एम वी और एम वी कैंसिल हो जाएंगे और गैमा आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा 3। गैमा आपके पास इक्वल्स टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर इक्वल्स टू 3। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास वेलोसिटी के लिए रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.943 सी। ओके, उसके बाद पार्ट बी में हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इफ हाउ वुड योर रिजल्ट चेंज इफ द पार्टिकल वर अ प्रोटॉन। अगर इसी की जगह हमारे पास प्रोटॉन हो तो वेलोसिटी क्या होगी, वी हमने फाइंड करनी है फॉर प्रोटॉन। अगर आप इस पेज की लेफ्ट साइड को देखें तो यहाँ पे मैसेज जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मैस जो है वो मैटर नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं वी विल गेट सेम रिजल्ट्स। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मैसेज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज मैसेज विल कैंसिल आउट। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 39 ऑफ सर्वे एंड जिवेट बुक। ओके, इसमें हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम गिवन है किसी भी प्रोटॉन का, और हमने कैलकुलेट करना है क्लासिकल मोमेंटम एक प्रोटॉन का जिसकी स्पीड है आपके पास 0.990 सी। और पार्ट ए में हमने कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे हमने सिंपली जो है क्लासिकल मोमेंटम फाइंड करना है। ओके, तो पार्ट ए में हमने क्लासिकल मोमेंटम फाइंड करना है। क्लासिकल मोमेंटम हमारे पास होता है इक्वल्स टू m टाइम्स v। ओके, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर्स में मैं इस बात पे जोर देता रहा हूँ कि सब एटॉमिक फिजिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपके लिए ये कन्वीनियंट होता है कि मैसेज ऑफ पार्टिकल्स आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर पता होने चाहिए। मैस ऑफ प्रोटॉन आपके पास होता है 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ओके,
तो इस केस में हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ये मास ऑफ प्रोटॉन है आपके पास 938.28 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और वेलोसिटी है हमारे पास 0.990 सी इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लासिकल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 938.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी। ओके, पार्ट बी है हमारे पास जिसमें हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम सेम पार्टिकल का। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास इक्वल टू होता है गैमा इंटू एम यू, और वेलोसिटी हमें गिवन है, इसको वी कर लेते हैं हम क्योंकि वेलोसिटी के लिए हम वी यूज़ कर रहे हैं। तो गैमा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99 स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वलेंटली गैमा आपके पास आ जाएगा 7.08। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो इस केस में रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा आपके पास 7.08, यानी कि गैमा टाइम्स mass of proton which is 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और साथ में वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी इस केस में है 0.99 सी। ओके, फाइनली रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपके पास आ जाएगा 6584.81 डिवाइडेड बाय सी इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और it can be written as 6.584 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास 10⁻⁶ होता है और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁹ होता है। सी पार्ट में हमने डिस्कस करना है कि क्या हम इस लार्ज वेलोसिटी पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम पार्ट सी का आंसर करने के लिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें जो इस केस में आ रहा है बाय यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स, तो परसेंटेज एरर आपके पास इक्वल्स टू होता है पी रिलेटिविस्टिक माइनस एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्चुअल, और इसका मॉड मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 85.87%, विच इज़ अ लार्ज एरर। यहाँ पे ह्यूज एरर आ रहा है अगर आप कंपेयर करें क्लासिकल रिजल्ट्स और रिलेटिविस्टिक रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे आप अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि वी शुड नॉट neglect relativity at such large speeds which are comparable to speed of light. ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम, अब हमने सॉल्व करने, ये हमने पिछले दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी के केस में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एज एन असाइनमेंट, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क के तौर पे सारे ट्राई करने हैं सर्वे एंड जीवेट के, वो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास 44, 45, 46, 47, 48, और ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी। 52, 55 एंड 59, इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहाँ पे अभी सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, और जो रह जाएंगे वो आपने खुद घर में सॉल्व करने हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 45 है हमारे पास HRK की बुक का फ्रॉम चैप्टर नंबर 21। Find the momentum of a particle of mass m in order that its total energy be 3 times its rest energy. Okay, total energy जो है इस पार्टिकल की वो 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी है यहाँ पे। तो हमारे पास जो एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन है, अगर आप उसको देखें
तो वो इक्वेशन है आपके पास, मोमेंटम आपने फाइंड करना है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन, वो इक्वेशन जो एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट करती है, वो है आपके पास ई स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्केयर C4। ओके, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है किसी भी पार्टिकल की, वो आपके पास आप शो करते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाय ई, और रेस्ट एनर्जी आप शो करते हैं, रेस्ट एनर्जी का फार्मूला होता है आपके पास mc²। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू 3mc² हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें 3mc² होल स्क्वायर इक्वल्स टू p² c² प्लस m² c4, 9m² c4 इक्वल्स टू p² c² प्लस m² c4, और ये आपके पास आ जाएगा p² c² इक्वल्स टू 8m² c4, और p² आपके पास आ जाएगा 8m² c²। ओके, तो फाइनल अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मोमेंटम आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आएगा, वो आएगा 2√2 इंटू mc। कोई भी पार्टिकल था ये जिसकी टोटल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी थी, उसके लिए ये आपके पास इक्वल्स टू मोमेंटम जो है वो 2√2 इंटू mc आपके पास आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 47 ऑफ सर्वे एंड जिविट, ऑफ द बुक सर्वे एंड जिविट। और इसमें हमारे पास कोई प्रोटॉन है मूविंग विद वेलोसिटी, हमें गिवन है 0.95 c, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें हमने रेस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है इस पार्टिकल की। और ये आपके पास प्रोटॉन है क्योंकि, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय c²। ओके, तो सबसे पहले हम पार्ट ए में फाइंड करते हैं इस पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी, यानी कि ER विच इज़ इक्वल टू mc², और ये आपके पास आ जाएगी mc² यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। c² आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसको हम शो करते हैं बाय ई, यानी कि ई हमने फाइंड करनी है। और टोटल एनर्जी हमारे पास जो पार्टिकल की होती है वो इक्वल्स टू होती है गैमा इंटू mc², यानी कि हमें यहाँ पे गैमा की वैल्यू चाहिए। तो गैमा इक्वल्स टू आपके पास √1 माइनस v² डिवाइड बाई c², और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.95², c² कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और गैमा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 3.2। गैमा की वैल्यू हमारे पास इस केस में 3.2 आएगी। गैमा भी हमें पता चल चुका है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, सिंपली हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आएगा 3004.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करनी है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने क्लियरली देखा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल्स टू आती है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास आएगी गैमा mp² माइनस mc², और इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा आंसर आएगा 3004.9 माइनस 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की इस केस में हमारे पास आएगी वो आएगी 2066.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इसको आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं 2.067 इंटू 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ जब मेगा में आपके पास ऐड होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.073 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इस केस में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 52 ऑफ सर्वे एंड जिवेट। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास जिसको स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में विद एनर्जी 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। टोटल एनर्जी है आपके पास इलेक्ट्रॉन की 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स E इक्वल्स टू गैमा MC स्क्वायर। और क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई C स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है फैक्टर ऑफ गैमा। तो गैमा की वैल्यू हमने पार्ट ए में फाइंड करनी है। हमें गिवन है गैमा MEC स्क्वायर इक्वल्स टू 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज़ करें तो गैमा टाइम्स मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C स्क्वायर हमें गिवन है 20 गीगा को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से हमारे पास गैमा इक्वल्स टू आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय mass of electron into C square. On putting values, we will get 20 into 10⁻⁹ electron volt. Mass of electron is 0.511 divided by C square, और मेगा को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, on solving this equation, gamma will be equals to 39.1 into 10⁻�3, which is a huge factor, approximately equals to 39,000, approximately equals to 39,000। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्पीड एट द गिवन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। गैमा की वैल्यू हमें पता है, गैमा हमारे पास है 39.1 इंटू 10⁻3। और गैमा की अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 1 - v स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर इक्वल्स टू 39.1 इंटू 10⁻3। और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी इस केस में वो आएगी 0.9997 C. Okay, electron is approximately moving with speed of light. ओके, 10th डेसिमल प्लेस पे आपके पास 7 का फैक्टर आ रहा है। और इसके बाद पार्ट सी में हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्सेलरेटर इन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन दे आर मूविंग एट देयर हाईएस्ट स्पीड। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हों और उनके लिए गैमा का फैक्टर आपके पास 39.1 इंटू 10⁻3 हो, तो लेंथ ऑफ द एक्सेलरेटर उनके लिए क्या अपीयर होगी। पार्ट सी है, लेंथ एल नॉट जो प्रॉपर लेंथ है वो हमें गिवन थी 3 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 3000 मीटर्स। और उसके बाद हमने कंट्रैक्टेड लेंथ फाइंड करनी है जब गैमा का फैक्टर हमारे पास इक्वल टू हो 39.1 इंटू 10⁻3। ओके, तो लेंथ कंट्रैक्शन का हमारे पास फार्मूला था, लेंथ कंट्रैक्शन जो हमने अपने बेसिक स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था, L इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाय गैमा। एल नॉट है हमारे पास 3000 मीटर्स डिवाइडेड बाय गैमा है हमारे पास 39.1 इंटू 10⁻3। इस केस में लेंथ जो आपके पास आएगी वो आएगी 0.07672 मीटर्स। एंड अगर हम इस लेंथ को कन्वर्ट करें इनटू सेंटीमीटर्स तो ये हमारे पास आएगी 7.67 सेंटीमीटर। ओके, तो जो 3 किलोमीटर ट्रैक था जिसकी लेंथ आपके पास 3 किलोमीटर थी, इलेक्ट्रॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जस्ट 7.6 सेंटीमीटर अपीयर होगा और बेसिकली बहुत ही स्मॉल अपीयर होगा। लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी लार्ज होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 55 ऑफ सर्वे एंड जिवेट, जिसमें हमें पावर आउटपुट गिवन है सन की
पावर आउटपुट 3.85 इंटू 10⁻26 वाट। और उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करना है कि हाउ मच द मास ऑफ द सन डिक्रीजेज ईच सेकंड, कि हर सेकंड में मास ऑफ सन कितना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास आपस में रिलेटेड हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो अगर सन की एनर्जी एमिट कर रहा है सन, तो उस केस में उसका मास डिक्रीज हो रहा होगा। तो बाय व्हाट अमाउंट डेट मास इज डिक्रीजिंग, वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इस केस में जो पावर हमें गिवन है, जो ईच सेकंड वो लॉस कर रहा है, वो है आपके पास इन 10⁻26 वाट्स। ओके, और उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास फाइंड करना है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कितना मास हर सेकंड में कम हो रहा है, यानी कि कितना मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने फाइंड करना है। ओके, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ई हमारे पास इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। तो इस केस में ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा डी बाई टी ऑफ एम सी स्क्वायर, और सी आपके पास कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ओके, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर सकें। P की वैल्यू है हमारे पास 3.85 इंटू 10⁻26। ओके, और C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸, और इसका स्केयर है आपके पास। तो फाइनली मास डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास आ जाएगा 4.28 इंटू 10⁻9 kg पर सेकेंड। 4.28 इंटू 10⁻9 kg डिक्रीज आ रहा है मैथ में इन 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, अगर आप एक्सप्रेशन को रीड करें तो मैथ इज डिक्रीजिंग बाय दिस फैक्टर इन ईच सेकेंड। तो लेट्स से इसके साथ हम प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि एक डे में कितना मैथ जो है वो डिक्रीज होगा। तो इन 1 डे, एक डे में आपके पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो डी एम डिवाइडेड बाई डी टी का जो आपके पास आंसर आया था 4.28 इंटू 10⁻9 kg पर सेकेंड, इसको अगर आप kg पर डे में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 86,400 विच आर नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻14 kg पर डे। ओके, तो मास ऑफ सन में इतना डिक्रीज आ रहा है एक डे में। अगर हम इसको टन्स में कन्वर्ट करें तो टन्स का कन्वर्जन फैक्टर आपके पास होता है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंडर्ड 1 टन जो आपके पास है वो इक्वल टू होता है 907.185 kgs। तो डी एम डिवाइडेड बाई डी टी आपके पास आ जाएगा। इस फैक्टर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 907.185। तो ये आपके पास आंसर बनेगा फाइनली 4.07 इंटू 10⁻11 टन्स पर डे। और इसको हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं 4.07 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻9 टन्स पर डे, विच इज इक्वलेंट टू 4.07 इंटू 10⁻2। 10⁻9 को हम गीगा लिख सकते हैं, गीगा टन्स पर डे, और 4.07 इंटू 10⁻2 यानी कि 10⁻2 का मतलब है 100, तो ये लिख सकते हैं हम 407 गीगा टन्स पर डे। तो mass of sun is decreasing by 407 gigatons in 1 day। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन मास है एक दिन में जो सन में आ रहा है। बेसिकली इसी तरह से जब कोई भी स्टार जो है वो अपना मास लूज करता रहता है और फाइनली वो कोलैप्स कर जाते हैं
और इसको आप कहते हैं डेथ ऑफ द स्टार। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।